उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पर्यटक छात्र सहित 4,482 लोग पॉजिटिव, 6 संक्रमितों की हुई मौत। हरक सिंह रावत ने फिर दिया बड़ा बयान। हरीश रावत मेरे बड़े भाई, मांग सकता हूं 100 बार माफी। हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। सीएम ने कहा, हमने फैसला ले लिया, अब कांग्रेस की बारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड से भेजे गए नामों पर पैनल मंथन करेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड की टिकटों पर आज दिल्ली में मंथन है और प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मंथन में शामिल हैं। जल्द घोषित कर सकते हैं प्रत्याशियों की सूची। उत्तराखंड से भेजे गए नामों पर पैनल इस वक्त मंथन करेगा। आपको बता दें कि इस वक्त सीएम धामी उत्तराखंड से दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ दिल्ली में सीसी की बैठक में लगातार वो शामिल हैं और उसमें लगातार टिकटों पर मंथन इस वक्त चल रहा है और दिल्ली में फिलहाल वहां से घोषित किए गए नाम पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण है कि किसका नाम रहता है और किसका पत्ता कटता है, क्योंकि इस बार एक टारगेट के साथ बीजेपी चल रही है कि एक ही परिवार को एक ही टिकट दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जल्द प्रत्याशी घोषित कर दिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में नामों का पैनल जो है वो भेज दिया गया है और गृह मंत्री, केंद्रीय और प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सभी फिलहाल विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो है वो लिस्ट जारी हो जाएगी। नजरें रहेंगी कि आखिर कौन है जो इस बार टिकट की दावेदारी पाता है और कौन ऐसे हैं जिनका टिकट कटता है। दिलचस्प मुकाबला है और इस दिलचस्प मुकाबले के बीच लगातार पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या माने कितना समय और कि उत्तराखंड की लिस्ट जारी हो जाएगी चुनाव को लेकर? आज की जो बैठक है दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पे, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें ये तय हो जाएगा कि जो सूची प्रदेश सरकार, प्रदेश संगठन ने दी है, प्रदेश इकाई में, उसमें किसके नाम से मुहर लगती है और किसका टिकट पड़ जाता है। पूरी उम्मीद है कि आज इससे फैसला हो जाए और अगर आज फैसला हो गया तो देर रात ये सूची जारी हो सकती है, नहीं तो कल तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल इनकी जो सूची है वो आ जाएगी और आज जो है कांग्रेस की भी सूची आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वहां भी लगभग होमवर्क पूरा कर लिया गया है आलाकमान के द्वारा और आज शाम को होने वाली बैठक में उनकी भी सूची घोषित कर दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें तो दल बदल का कहीं ना कहीं देखने को मिला है। जिस तरीके से इस वक्त हरक सिंह रावत भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल बीजेपी से तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। सरिता आर्या जो है वो बीजेपी में शामिल हुई है। ऐसे में अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, कितने ऐसे सिटिंग एमएलए होंगे धीरेन्द्र जिनका नाम हट सकता है? देखिए ममता, जब चुनाव आता है 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसे कम करने के लिए प्रायः जो राजनीतिक दल हैं वो चेहरों में बदलाव करते हैं। यानी बहुत सारे सिटिंग एमएलए का जिनका आंतरिक सर्वे में या अन्य माध्यमों से ये सूचना रहती है कि उनकी अपनी सीट पे स्थिति कमजोर है, तो पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो। अगर उन्हें जरा भी संदेह होता है कि फला व्यक्ति सीट नहीं निकाल सकता तो उसका टिकट काटने में कभी देर नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट भी कट जाते हैं और उनकी जगह कोई नया ही चेहरा आ जाता है। तो बीजेपी से इस बार ज्यादा टिकट कटने की संभावना सिटिंग एमएलए की, क्योंकि 70 में से 57 विधायक उनके अपने थे। तो मान के चलिए कि उनकी जो सूची आएगी उसके बाद उस पार्टी में सबसे ज्यादा हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि जिनके टिकट कटेंगे वो एक बार बगावत जरूर करेंगे, एक बार मंच जरूर चलातेंगे। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव के समय दल बदल को बढ़ावा दिया है, एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में खींचने की कोशिश की है,
उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही सूची आएगी दोनों पार्टियों में बगावत का एक बड़ा बिगुल बजेगा और बहुत सारे लोग इधर उधर होने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों पार्टियों के जो रणनीतिकार हैं उस बगावत की आंधी को कितना थाम सकते हैं, कितना अपने नेताओं को समझा सकते हैं, रोक सकते हैं और उनको एक बार वापस पार्टी के लिए, पार्टी के पाले में ठीक करके उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता और शक्ति का इस्तेमाल कर सकते चुनाव जीतने के लिए। धीरेन्द्र, क्या लग रहा है पूरी लिस्ट एक साथ जारी होगी 70 विधानसभाओं की? नहीं ममता, ऐसा प्रायः बहुत कम होता है, क्योंकि पिछले बार का भी उदाहरण आप देखें या अभी इस बार भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 40 से 45 सीटों की सूची एक बार आएगी और उसके बाद कुछ और सीटें आएंगी, क्योंकि जो बड़े दिग्गज होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या इस तरह के जो पार्टी और संगठन में, सरकार में बड़े ओहदेदार हैं, प्रायः उनकी सीटें कभी कभी फंस जाती है। इसके साथ ही मंथन और चिंतन करना पड़ता है। बहुत बार सीटें बदल भी लेते हैं जो मुख्यमंत्री होते हैं या प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो उसको लेकर के ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहली जो लिस्ट है वो लगभग 40 से 45 के बीच आएगी और उसके बाद फिर बाकी जो सीटें बचेगी उस पर फैसला होगा। चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो नजरें हैं कि आखिर कौन इस बार दावेदारी करता है और किस विधायक का टिकट करता है। इंतजार इस वक्त उम्मीदवारों की लिस्ट का है। फिलहाल उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी तैयारी तेज है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट 19 जनवरी को जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। 30 विधानसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर मंथन इस वक्त लगातार जारी है। तो बात अगर इस वक्त कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी लगातार माथापच्ची जारी है। सूची तैयार है, बस ऐलान का इंतजार है। आज या कल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है, ऐसी बात जानकारी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की सभी विधानसभा सीटों पर सहमति बन जाने के बावजूद अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर सकी है कांग्रेस, और 25 सीटों पर सहमति बनने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल सौंप दिए थे। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस बुधवार या गुरुवार तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। संचित शर्मा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। संचित, कितना दिन और माने, क्योंकि सूची तैयार है, इंतजार है ऐलान होने का? ममता, बिल्कुल देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपने जो प्रत्याशियों के नाम है वो अपने जो केंद्रीय चुनावी समिति है उनको नाम दे दिए। और साथ ही साथ देखिए जो कुछ बातें चल रही है, जो कुछ सोशल मीडिया पे बातें ट्रेंड कर रही है कि जो 30 सीटें उनको लेकर के जो पेच उत्तराखंड में फंसा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच में एक युद्ध टाइप का चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सोशल मीडिया की अफवाहें लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। उत्तराखंड के जो विधानसभा की जो टिकट है उनको लेकर के सारे जो नाम है वो सौंप दिए गए हैं। अब किसी भी वक्त जो हाईकमान है वो उन नामों पे मोहर लगाने के बाद किसी को आउट कर सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि जो अफवाहें भी चल रही है 30 सीटों को लेकर के, जब लिस्ट जारी होगी, अगर 30 सीटों को लेकर के किसी भी तरीके की रुकावट रही है, 30 सीटों के नाम रोके गए, तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि जो सोशल मीडिया पे अफवाहें, जो उनके नेता कह रहे थे अफवाहें, अगर ये लिस्ट में नहीं हुए नाम, तो कहीं ना कहीं अफवाहें सच होती नजर आएंगी। साथ ही साथ आप देखिए कि अभी दोनों ही पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, दोनों ही पार्टियों में भी सूची आउट नहीं हुई है। उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन दोनों के कार्यालय में देखने को मिलता है। उत्तराखंड ग्रामीण के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है उसमें आकर के विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो सहसपुर विधानसभा की अगर बात करें तो उनका भी विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस मुख्यालय में नजर आते हैं कार्यकर्ता। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में, लेकिन हरक सिंह रावत की संभावित ज्वाइनिंग को भी एक वजह माना जा रहा है। नहीं, देखिए, हरक सिंह रावत की जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर के जो आला कमान है वो निश्चित रूप से फैसला करेगा। और कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत कहते हुए नजर आए कि उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, अगर हरक सिंह रावत ज्वाइन पार्टी कर जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक रोष देखने को मिलता है। अगर राजनीतिक सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर निकल के सामने आ जाए, इसकी बात करें तो देखिए कि जो राजनीतिक सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि अब जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो थोड़ी प्रभावी हो चुकी है। उसमें देखिए हरीश रावत चाहते हैं कि हरक सिंह रावत तो कांग्रेस पार्टी में ना आए, क्योंकि हरक सिंह रावत के कांग्रेस पार्टी में आने से निश्चित रूप से ये है कि हरीश रावत थोड़े कमजोर होंगे। तो कहीं ना कहीं गणेश गोजियाल और प्रीतम सिंह ये चाहते हैं कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो जाए, लेकिन हरीश रावत चाहते हैं कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग ना हो।
अब इसके ऊपर देखा जाएगा कि आलाकमान क्या फैसला लेता है। और आप देखिए निश्चित रूप से आज हरीश सिंह रावत का विरोध करने पार्टी लेकिन मुख्यालय में दिलचस्प एक और है, हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी सबकी नजरें हैं। देखिए हरीश रावत की अगर बात करें, हरीश रावत ने कहा है कि उन्होंने क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे घर से किसी भी बेटा या बेटी को किसी को टिकट दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा जब लिस्ट आउट होती है हरीश रावत चुनाव लड़वाते हैं या लड़ते हैं या दोनों ही काम करते हैं। चलिए, मुकाबला दिलचस्प है। तमाम जानकारी देने के लिए संचित आपका बहुत धन्यवाद। तो मुकाबला दिलचस्प है, अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपनी सूची कब जारी करती है और कांग्रेस अपनी सूची कब जारी करती है। फिलहाल हरीश सिंह रावत का जिक्र कर रही है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, हरीश सिंह रावत ये कहते हुए नजर आए हैं। चुनावी माहौल में ये बात कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि मांग सकता हूं 100 बार माफी, यह हरीश सिंह रावत ने कहा है। कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं हरीश सिंह रावत। हरीश सिंह रावत बीजेपी से निष्कासित किए गए हैं, ऐसे में वो चाहते हैं और हर एक विधायक ऐसा चाहता है कि इस वक्त चुनावी माहौल जब चल रहा है, 5 साल के लिए सरकार बनेगी, तो 5 साल अगर कोई विधायक जो इतने समय से लगातार मंत्री पद संभाल रहा हो, जब उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले से हरीश सिंह रावत राजनीति में सक्रिय हैं। कल्याण सरकार के टाइम पर भी वो मंत्री रही हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो वहीं हरीश सिंह रावत पर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि हमने फैसला ले लिया, अब कांग्रेस की बारी है। सीएम ने कहा जब तक वे हमारे साथ थे तब तक उन्हें उचित सम्मान दिया है, जब रिपोर्ट सामने आई तब पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का फैसला लिया है। तो साफ तौर पर सीएम ने भी एक तरह से मैसेज दे दिया है कि हमने तो फैसला ले लिया है, आगे भी कांग्रेस की बारी है, वो क्या कहते हैं। धनराजगढ़ के संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। धनराज, क्या लग रहा है, कांग्रेस में जाएंगे हरीश सिंह रावत, कांग्रेस उन्हें अपनाएगी? महत्वपूर्ण ये है क्योंकि पार्टियों के अंदर भी अपने अपने विधायकों का एक कुनबा रहता है और कई ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं हरीश सिंह रावत को लेकर। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस हरीश सिंह रावत को अपनाएगी, क्योंकि वो तो अब पूरी तरीके से खुश होते हुए नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं मैं 100 बार माफी मांगूंगा हरीश रावत से। बिल्कुल उनका जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी ने हरीश सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद वो सीधे सोनिया गांधी से मिलने गए थे, लेकिन सोनिया गांधी ने अभी उनकी एंट्री पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस के अंदर भी लगातार उनका विरोध चल रहा है। यानी कि हरीश रावत, यानी कि उत्तराखंड का जो कांग्रेस का नेतृत्व है इस समय हरीश रावत है, और कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी लगातार सामने आ रही है कि वो हरीश सिंह रावत को पार्टी में लेना नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर अब हरीश सिंह रावत कहीं ना कहीं एक नरम दिल के होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब शुरू में देखा आपने कि हरीश सिंह रावत लगातार हरीश रावत पर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो बयानबाजी थी, अब उसके लिए हरीश सिंह रावत ने कहा है कि मैं 100 बार माफी हरीश रावत से मांग सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में कहा जाता है कि सब जायज है, वो इस समय होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर बयान जारी करते हुए कह दिया है, और बड़ा बयान ये माना जा सकता है उनका कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरीश सिंह रावत जब तक हमारी पार्टी में थे हमने बड़ा सम्मान किया है और अब उन्हें हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब कांग्रेस की बारी है कि वो किस तरीके से उनको फैसला लेती है, क्या कांग्रेस में उनको शामिल करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मनसा ये है, अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है यदि हरीश सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर होती हुई नजर आ रही है, उससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं हरीश सिंह रावत के कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने के बाद एक गुटबाजी निकलकर सामने आ सकती है उनका। लेकिन हरीश सिंह रावत का अगर हम राजनीतिक सफर देखें धनराज, तो एक लंबा सफर रहा है। उत्तराखंड की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले कल्याण सरकार में भी वो मंत्री रहे थे, और कैसे 4-5 क्षेत्र है जहां पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, मजबूत है। तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस की साइड जाते हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के लिए। बिल्कुल उनसे जिस तरीके से देखा जाए कि हरीश सिंह रावत का जो राजनीतिक इतिहास है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा इतिहास उनका माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब से यूपी सरकार उत्तराखंड में हुआ करती थी, जब से उत्तराखंड नहीं बना था तो तब से ही वो मंत्री बनते हुए आ रहे हैं। कल्याण सिंह की सरकार में वो मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कुनबा एक कहा जा सकता है कि उनके साथ काफी लोग कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। और यदि वो बीजेपी चलिए, मुकाबला दिलचस्प है, नजरें रहेंगी कि आखिर क्या फैसला होता है। तमाम जानकारी के लिए धनराज धन्यवाद।
दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात भी की है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों में देहरादून में आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में अगले महीने 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं विजय रावत ने कहा है कि मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं। वो बोले कि हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है, अगर बीजेपी कहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा। इस बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में कोरोना का कहर इस वक्त जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पर्यटक छात्र सहित 4,482 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 संक्रमितों की जान भी गई है। तो कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर हम देखें तो बीते दिनों भले ही कोरोना के मामलों में थोड़ी स्थितियां ठीक रही हो, लेकिन फिर से एक बार संक्रमण का दर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विशाखा चौधरी संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। विशाखा, अगर हम देखें तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खास तौर पर ये जो संक्रमण बढ़ रहा है, चाहे छात्र हो, पर्यटक हो, सब पर असर डाल रहा है। जी बिल्कुल ममता, देखिए फिलहाल कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है और इसके पीछे सीधा सा कारण राज्य में लगातार जो घटता तापमान है वो भी सीधे तौर पर माना जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं जिस तरह से पहाड़ों में फिलहाल जो बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है, तो कहीं ना कहीं हवा के जरिए भी जो संक्रमण है वो फैल रहा है और लोगों में जो बीमारियां हैं, जो नॉर्मल बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं और इम्यूनिटी कमजोर होने पर बाद में यही जो फ्लू है, चाहे वो वायरल है, वही कोरोना संक्रमण बदल रहा है। क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने के बाद जाहिर तौर पर जो कोरोना के संक्रमण है वो हफ्ते से 10 दिन के बाद मरीजों के अंदर देखे जा रहे हैं। देखिए फिलहाल कोरोना का जो ग्राफ लगातार उत्तराखंड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें दिल्ली मुंबई की, तो वहां पर जो केसेस है उनकी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन अभी उत्तराखंड में जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ये ऐसे 3 जिले हैं जहाँ पर जो केसेस की संख्या है वो सबसे अधिक देखी जा रही है। और हॉटस्पॉट एक तरीके से कोरोना का फिलहाल राजधानी देहरादून और हरिद्वार, नैनीताल, ये 3 जिले बने हुए हैं जहाँ पर रोजाना की जो संख्या है उसमें इजाफा जो है कोरोना मरीजों की वो देखा जा रहा है। लेकिन जो संक्रमण बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करने के लिए अगर प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो क्या हालात नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? क्या लोग मास्क पहन रहे हैं? जी बिल्कुल ममता, देखिए फिलहाल जहाँ तक कोविड नियमों के पालन को लेकर बात है तो फिलहाल सरकार सख्त है, प्रशासन सख्त है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वर्चुअल रैली की जा रही है, कहीं भी जो गुंजाइश है वो तमाम पार्टियों के द्वारा नहीं छोड़ी जा रही है। इसी के साथ प्रशासन देखे भारी संख्या में चालान कर रहा है। जो डीजीपी है यहाँ से अशोक कुमार, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चुनाव में कहीं भी कोई जो ड्रील है वो नहीं बरती जाएगी और यदि कोई सतर्कता बेहद जरूरी है, तभी कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। विशाखा, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। जिसमें 11 ऑक्सीजन प्लांट आपके इस गौतम बुद्ध नगर में भी स्थापित हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव का कार्यक्रम यह देश 1 वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को, वैक्सीनेशन के अभियान को प्रारंभ किया था और 1 वर्ष में पूरे देश के अंदर 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करा दी गई थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में भी 23 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश वर्तमान में एक अच्छी स्थिति में है। हमने प्रदेश के अंदर फर्स्ट डोज 95% से अधिक लोगों को उपलब्ध करवा दिया है और सेकंड डोज 62% लोगों को उपलब्ध करा दिया है। 15 से 17 आयु वर्ग के प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख
जो डोजेस दी जानी है उनमें से हम लोगों ने 62,83,000 डोजेज उपलब्ध करा दी हैं और प्रिकॉशन डोज भी हम लोग ने अब तक 5,29,000 लोगों को प्रदेश में उपलब्ध करवाया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित जो सीनियर सिटीजन हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उन सभी लोगों को ये प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। उनमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5,29,000 लोगों को ये डोजेज तक उपलब्ध करवाई हैं। गौतम बुद्ध नगर ने वैक्सीनेशन ड्राइव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। तो ये पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अमित पालेकर को गोवा में पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। अमित पालेकर के नाम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ऐसे शख्स हैं जो सीएम का चेहरा बना रही हैं, जिसके दिल में गोवा बसता है, जो गोवा के सब लोगों को साथ लेकर चलेगा। आपको बता दें, अमित पालेकर भंडारी समाज से आते हैं। और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा, उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया। फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में
क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की, मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली पार्टी की। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और बड़ा झटका उनका बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी सपा को लगा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की बहुत आभारी हूं, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। मैं पीएम मोदी के काम की प्रशंसा करती हूं। साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनिए। से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। चलिए फिलहाल खबरों बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।